नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं वीएस एजुकेशन के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। स्वागत करता हूं आपका मैं आरंभ सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं हम एक महत्वपूर्ण पेपर से, जो है आपका पेपर नंबर 4 यानी नीति शास्त्र एवं दर्शन, यानी एथिक्स कहते हैं इसे हम। तो पेपर नंबर 4 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात तो ये। दूसरा, इस विषय की पृष्ठभूमि क्या है, इस विषय का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, इन सब बातों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है? तो कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। बहुत से लोग होंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ेंगे। तो पहले तो कुछ बातें ऐसी, हम डायरेक्ट टॉपिक शुरू करने से पहले इस विषय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं एथिक्स की, ठीक है, यानी नीति शास्त्र की, तो नीति शास्त्र में पहली बात तो हमें पढ़ना क्या है। ठीक है? नीति शास्त्र जो है आपका वो 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, याद रखिएगा। कितने मार्क्स मिलते हैं इससे? 200 नंबर का पेपर है ये। 200 नंबर का पेपर है, एक ही खंड होता है इसमें। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की तरह दो खंड नहीं होते, तो एक ही खंड है, याद रखिएगा। पेपर 200 नंबर का है, यही कारण है कि आपको जो समय होता है वो तो आपको 3 घंटे ही मिलेगा, यानी इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये प्लस पॉइंट है इसका। पेपर फर्स्ट देते हैं आप जब, ठीक है, तो उसमें हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। पेपर सेकंड में इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। ठीक है, पेपर थर्ड तो पूरा लेंदी है, 10 यूनिट है अपने आप में। लेकिन जब आप बात करते हैं एथिक्स की, यानी नीति शास्त्र की, तो इसमें पेपर का, ठीक है, नंबर कम है, क्वेश्चन भी कम है और समय पूरा ही 3 घंटे का समय पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब देखिए इसमें होता क्या है, फायदा क्या है। पहली बात तो ये कि 200 नंबर का पेपर है, तो भले ही 100 नंबर कम है, लेकिन नंबर खींचने की संभावना इसमें ज़्यादा है, याद रखिएगा। इसमें आप ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। दूसरा, 3 घंटे का समय पूरा मिलता है, यही कारण है कि आप पेपर को अच्छे से, आराम से, साफ राइटिंग में लिख सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से लिख सकने वाला पेपर है ये अपने आप में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें डेटा बहुत कम होता है, याद रखिएगा। तो डेटा कम होने के कारण आपको रट्टा नहीं मानना है इसमें। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ भूल जाएंगे, नहीं है। याद रखिएगा, ये पूरा पेपर किस पर टिका हुआ है? ये पूरा पेपर टिका हुआ है आपकी अवधारणाओं पर, कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। याद रखिए, ये अपने आप में दर्शन है, फिलॉसफी है, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते। याद रखिएगा, रट्टा नहीं मारना है इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा मार के ये पेपर समझ में आएगा भी नहीं। इसलिए आपको कई सारे तथ्य याद भी नहीं करने, जैसे ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी, इसमें हिस्ट्री में, पॉलिटी में याद करते हैं, डेटाबेस इंफॉर्मेशन इसमें काम नहीं आती। इसके अलावा इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है फिर? ठीक है, इस चीज को समझना ज्यादा है। याद रखिए, ये समझने वाला विषय है। ठीक है, इसमें समझना ज्यादा है। क्यों समझना? इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपके व्यवहार से। ठीक है, हमारे नेचर से जुड़ा है, हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक अपने आप में दर्शन है, फिलॉसफी है, यही कारण है ये हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है? ये हमारे आपकी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से जुड़ा विषय है। तो इस दो चीजें याद रखनी है नीति शास्त्र को पढ़ते समय, कि पहले तो हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है लिखते समय भी, क्योंकि हमें पास समय पर पर्याप्त समय मिलेगा। हमें डेटा कम है, इसलिए हमें डेटा पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है। समझने वाला विषय है क्योंकि ये हमारे व्यवहार से जुड़ा है, ये अपने कार से हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा है। हम प्रतिदिन नीति शास्त्र की अवधारणाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रतिदिन अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की अवधारणाओं से अंतःक्रिया करते हैं समाज के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो नीति शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है आपके व्यक्तित्व के विकास में। यही कारण है ये विषय क्यों शामिल किया गया, क्योंकि एक लोक सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक लोक सेवक बनने के चलते आपका एक व्यक्तित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि आपको डंबल उठाना है, यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बनानी है, नहीं। यहाँ व्यक्तित्व की बात हो रही है किस पे? आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है यहाँ बात हो रही है नजरिया। तो नजरिया विकसित करने वाला विषय है अपने आप में एथिक, और नजरिया रट्टा मार के विकसित नहीं हो सकता। तो पहले तो हमने केवल इसकी पृष्ठभूमि को समझा, इसके बैकग्राउंड को समझा कि विषय शामिल क्यों किया गया, ताकि आपका एक नजरिया विकसित हो सके, समाज को देखने का, लोगों को देखने का, समाज से अंतःक्रिया करने का नजरिया विकसित हो सके। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछिए। इस विषय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
अखिलेश जी, ठीक है, पूरा एथिक्स आप ही पढ़ाएंगे। एथिक्स में 5 ही तो यूनिट हैं, तो पूरा क्या? ठीक है जी, हाँ, पूरा एथिक्स में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो आवाज वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अपन चल रहे देख रहे हैं नीति शास्त्र के बारे में। तो हमने तो उसको देखा कि नंबर, कितने नंबर का पेपर है, क्या क्या हमें एग्जाम हॉल में क्या क्या समस्या नहीं आने वाली इस विषय को लेकर किसी प्रकार की भी। बस आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली बात याद रखिए, समझने पे ज्यादा जोर देना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात याद रखिए, रट्टा नहीं मारना है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ये एक मनोविज्ञान है, अपने आप में साइकोलॉजी है, ठीक है, अपने आप में नजरिया है जो आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए तो उसको आराम से ही समझिएगा। चलिए, अब महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर पढ़ा क्या जाना है। कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इस टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट में आप पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने सिलेबस को देखा होगा, ठीक है, एथिक का पेपर को देखा होगा, तो इसका सिलेबस देखिए। इसमें पहली इकाई जो है वो है अपने आप में किससे, वो जुड़ी हुई है अपने आप में एक प्रकार से विचारकों से। अरस्तु हैं, जिसमें प्लेटो हैं, सुकरात हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हम इसके जो विचारक हैं, ठीक है, दार्शनिक विचारक हैं, हम वहां से अपने विषय को शामिल प्रारंभ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, हम शुरुआत करेंगे एथिक के उस सब्जेक्ट से जिससे सबसे पहली शुरुआत होनी चाहिए, वो है इकाई नंबर 2 से। तो हमारा जो पाठ्यक्रम शुरू होगा, हमारा जो सिलेबस शुरू होगा, पेपर की तैयारी शुरू होगी, वो शुरू होगी इकाई नंबर 2 से। अब इकाई नंबर 2 में अगर आप सब्जेक्ट को देखें, विषय को देखें, ठीक है, देखिएगा, तो उसमें कई सारे टॉपिक हैं, जिसमें एक टॉपिक आता है मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड। तो आज का हमारा टॉपिक शुरुआत करेंगे हम एटीट्यूड से शुरू करेंगे। याद रखिएगा, बस पुराना बात याद रखिए, जैसे हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, उसी मेथड का इस्तेमाल करना है। सर्कल मेथड का इस्तेमाल कीजिए ताकि चीजें क्लियर कर सकें। उन मेथड के अंदर 2-2 पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपके आंसर तैयार होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे अपने सर्कल मेथड का ही इस्तेमाल करते हुए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात होती है हमारी मनोवृत्ति के टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले हैं आज की अपनी क्लास की। ठीक है, तो पहली बात आती है कि मनोवृत्ति है क्या। हम कहते हैं एटीट्यूड होता क्या है। हम कहते हैं ना, बहुत से लोगों में होता है तुम तो एटीट्यूड दिखाते हो, ठीक है, या तुम्हारा नजरिया ही ऐसा है, बड़ा तुम नेगेटिव सोचते हो, बड़ा ही तुम पॉजिटिव सोचते हो, बड़ा ही आशावादी हो। जब हम किसी से कहते हैं कि बड़े ही आशावादी हो, बड़े ही निराशावादी हो, तो हम देखा जाए तो उसके एटीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो एटीट्यूड अपने आप में है क्या? एटीट्यूड अपने आप में है नजरिया। क्या है? एक नजरिया चीजों को देखने का। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें गुलाब से क्या होती है, खुशबू आती है, ठीक है, महक आती है। अब बहुत से गुलाब से सूंघ के ही उनको एलर्जी हो जाती है। तो गलती गुलाब में नहीं है, ठीक है, याद रखिए, गलती किसमें है? नजरिए में। तो एक को एलर्जी हो रही है और एक को खुशबू आ रही है। क्लियर है? यही कारण है कि मनोवृत्ति भी क्या होगी, एक नजरिया है जो किसी का सकारात्मक हो सकता है और किसी का नकारात्मक हो सकता है। तो मनोवृत्ति अपने आप में कैसी है? एक ऐसा नजरिया जो सकारात्मक भी हो सकता है और एक नकारात्मक भी हो सकता है। गलती कुछ नहीं है, दोनों अपने अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन नजरिया के रूप में बात होती है। और नजरिया किस विषय में है? ये नजरिया हो सकता है किसी वस्तु के विषय में, ठीक है, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी स्थान के विषय में,
किसी विचार के विषय में और किसी परिस्थिति में, ठीक है, किसी परिस्थिति में। तो किसी स्थान के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, स्थान, विचार या परिस्थिति के विषय में एक अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच सकता है, हर व्यक्ति। अब मान लीजिए किसी वस्तु की बात हो रही है, तो किसी को आईफोन बड़ा ही महत्वपूर्ण लगता है और किसी के लिए आईफोन अपने आप में क्या है, पैसे की बर्बादी है। तो आगे दो नजरिए, दो मनोवृत्ति पैदा हो गई। याद रखिए, क्यों? मनोवृत्ति क्या है? अपने आप में एक नजरिया है, देखने का तरीका है। याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? तो पहले सबसे आसान भाषा में ये समझा कि मनोवृत्ति क्या है। मनोवृत्ति एक नजरिया है जिसमें हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार या परिस्थिति के विषय में एक नकारात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एक प्रकार से दृष्टिकोण है, हमारा नजरिया है या फिर चीजों को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात? ये हो गई हमारी सबसे पहले टॉपिक जो हमारे मनोवृत्ति के अर्थ को लेकर। नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। बस याद रखिए, कॉपी में कम से कम ये सब चीजें ड्रॉ करते जाइए। आपको पीडीएफ ही यही वाली मिल जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? मनोवृत्ति क्या हुई? किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक जो भाव पैदा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो ही क्या कहलाती है? इसी को ही कहते हैं हम मनोवृत्ति। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आसान भाषा में, कठिन भाषा में तो मनोवृत्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दृष्टिकोण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नजरिया सबसे आसान शब्द लगता है कि चीजों को देखने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। अब बात आती है कि मनोवृत्ति के तत्वों की बात आती है कि मनोवृत्ति के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो मनोवृत्ति के घटक लिखने को आ जाए या मनोवृत्ति के तत्व लिखने को आ जाए, मेंस में लिखने को आ गया 3 मार्कर में कि मनोवृत्ति के तत्व क्या होते हैं। मनोवृत्ति के 3 तत्वों का नाम लिखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्कर में। या मनोवृत्ति के तत्वों की व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्कर में, 11 मार्कर में। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मनोवृत्ति के तत्वों की अगर हम बात करें तो मनोवृत्ति के हमें 3 तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पहला तत्व होता है संज्ञात्मक तत्व। ठीक है, संज्ञात्मक तत्व। दूसरा तत्व होता है भावात्मक तत्व। ठीक है, और तीसरा तत्व होता है व्यवहारात्मक तत्व। तो पहला तो हमारे 3 मार्कर में क्वेश्चन बन गए संज्ञात्मक तत्व, भावात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व। ये 3 तत्व होते हैं मनोवृत्ति के। अब इनका मतलब क्या है, इसी को समझिए। याद रखिएगा, जब भी मनोवृत्ति शब्द आए तो दिमाग में सबसे पहले क्या शब्द लेके आइए? सबसे पहले शब्द लेके आइए नजरिया। ठीक है, याद रखिएगा, नजरिया को सबसे पहले दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब बात आ रही है कि हमने देखा कि भाई 3 तत्व हैं, संज्ञात्मक तत्व, भावात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व। अगर हम यहाँ पे बात करें संज्ञात्मक तत्व की, कि भाई संज्ञात्मक तत्व की बात हो रही है तो मतलब क्या है? ठीक है, संज्ञात्मक तत्व का संबंध है हमारे विश्वास से। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा विश्वास से टिका हुआ है। भावात्मक जो तत्व होता है ये टिका है हमारे पसंद नापसंद से। हम किसी चीज को पसंद भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ देर बाद हमें वो नापसंद भी आ जाए। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि भाव से जुड़ा हुआ है, याद रखिए। और तीसरा होता है व्यवहारात्मक। ठीक है, अब व्यवहारात्मक तत्व होता है हमारा ढंग। हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, यही क्या है हमारा, या हमारा जो ढंग, जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, जो क्रिया करते हैं, याद रखिए इंटरेक्शन करते हैं, यह कहलाता है उसका व्यवहारात्मक तत्व। अब तीनों को समझिए पहले। संज्ञात्मक तत्व का मतलब है विश्वास। ठीक है, याद रखिएगा, हमें किसी व्यक्ति में, किसी विचार में, किसी वस्तु में एक विश्वास है, याद रखिए। ठीक है, तो उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति कैसी होगी? उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक होगी। और विश्वास रातों रात तो पैदा होता नहीं है, विश्वास पैदा होने में, विश्वास को विकसित होने में समय लगता है। तो इतना अडिग हो जाता है, स्थिर हो जाता है कि रातों रात से बदलाव नहीं हो सकता। तो किसी चीज में हमारा जो विश्वास होता है उसका संज्ञात्मक तत्व होता है, जो ज्यादा स्थिर होता है, इतनी रातों रात नहीं बदल सकता। क्लियर है यहाँ तक? जैसे बचपन में आप सुनते आ रहे होंगे, आप में से कुछ लोग शाकाहारी होंगे, कुछ लोग मांसाहारी होंगे। ठीक है,
बहुत से लोग चिकन मटन खाते होंगे, बहुत से लोग प्योर शाकाहारी होंगे। तो उन जो शाकाहारी हैं जिनके घर में अंडा भी नहीं खाया जा रहा, तो ऐसे लोगों में, ठीक है, मांसाहारी लोगों के प्रति या मांसाहारी भोजन के प्रति कैसा भाव होगा? ठीक है, एक प्रकार से नेगेटिव मनोवृत्ति होगी, नकारात्मक मनोवृत्ति होगी, नेगेटिव एटीट्यूड होगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो मांसाहारी भोजन खाता है, उसे उसे चिकन मटन को देखकर किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी या कोई नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो मांसाहारी भोजन खाता ही है। तो गलती भोजन में नहीं है, गलती दोनों व्यक्ति में गलती नहीं है, दोनों का अपना अपना नजरिया है। लेकिन जो शाकाहारी भोजन खाने वाला व्यक्ति है, उससे अपनी शाकाहारी भोजन में आस्था बहुत है, क्योंकि वो उसको धर्म से जोड़ कर देखता है। उसे लगता है कि मांसाहारी भोजन खाने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसका जो विश्वास है, उसकी मनोवृत्ति का संज्ञात्मक तत्व कहलाता है। तो बताइए, अगर ऐसे व्यक्ति को आप किसी 5 स्टार होटल में भी ले जाएं, वहां जाके कहें कि ये फ्री में है, चिकन खा लो, वो तो भी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि ये विश्वास की बात है। उसे अपने शाकाहारी भोजन पर धर्म से जुड़ा होने के चलते बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। याद रखिए, उसे लगता है कि मांसाहारी भोजन खाना खाने से, चिकन या मटन खा जाने से, अंडा खा जाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये उसका विश्वास है अपने शाकाहारी भोजन पर। तो क्या ये बदल जाएगा? नहीं। यही कारण है कि जो उसकी मनोवृत्ति है सकारात्मक भोजन को लेकर, वो संज्ञात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है, विश्वास से जुड़ी हुई है, जो स्थिर है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई क्या? मनोवृत्ति का संज्ञात्मक पक्ष, जो विश्वास का हिस्सा जो होता है। दूसरा भाव आता है भावात्मक पक्ष। ठीक है, याद रखिए, हो सकता है कि उसे धर्म भ्रष्ट होने वाली बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, बस उसे पसंद नहीं है। उसे लगता है कि किसी जीव हत्या को लेकर उसको मानना है कि ये मुझे जरूरत नहीं है, अगर मेरे पास पर्याप्त भोजन है तो मैं क्यों खाऊं। ये भी सोच हो सकती है, ये भी विचार हो सकता है दिमाग में उसके कि मांसाहारी भोजन क्यों खाऊं, मुझे पसंद ही नहीं है। तो पसंद नापसंद को लेकर क्या आ रही है? एक प्रकार से भाव पैदा हो रहा है। उसे नफरत नहीं है मांसाहारी भोजन खाने वालों से भी और मांसाहारी भोजन से भी, बस उसे पसंद नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर किसी कारणवश डॉक्टर उसे कहते हैं कि भाई आपको में विटामिन डिफिशियंसी हो गई है या किसी प्रकार की बीमारी है, आपको चिकन खाना ही पड़ेगा, आपको प्रोटीन की जरूरत है, आपको विटामिन की जरूरत है, तो डॉक्टर के कहने पर मान लीजिए वो अंडा खाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई धर्म भ्रष्ट वाली आस्था थी, विश्वास की बात नहीं थी, बस पसंद नहीं थी, नापसंद था। धीरे धीरे उसने खाना शुरू किया और समय के साथ साथ उसकी पसंद बन गया। तो ये पसंद नापसंद जुड़ा हुआ भाव पक्ष होता है, ये अस्थिर होता है, ये बदल सकता है कभी भी। तो मनोवृत्ति का वो पक्ष जो भाव से जुड़ा होता है, वो क्या होता है? वो अस्थिर होता है, वो बदल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो संज्ञात्मक पक्ष होता है वो स्थिर होता है, वो विश्वास पर टिका हुआ है, वो इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। कोई डाउट है? कोई पूछिए। समझ में आ रहा है टॉपिक? नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, केवल सुनना ही नहीं है इसलिए। हाँ, अखिलेश जी, उमाकांत जी, विवेक जी, ज्योति जी, शिवानी जी, संजय जी, हिमांशी, पूछिए, पलक जी, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब तीसरा पक्ष आता है, तीसरा घटक जो आता है मनोवृत्ति का, वो आता है व्यवहारात्मक पक्ष। यानी हम जो प्रतिक्रिया देते हैं किसी विषय में, किसी विचार पर सुनकर या किसी वस्तु को देखकर, ये हमारा व्यवहारात्मक पक्ष होता है। ये हमारा ढंग बताता है कि हमने प्रतिक्रिया दी। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं, टेबल पे सामने अचानक से कोई व्यक्ति आता है और एक नॉनवेज लेके आ जाता है, और आप प्योर शाकाहारी हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खा रहे हैं अपना। ठीक है, तो ऐसे में आपने क्या किया? आपका विश्वास अपने भोजन पर है, आपको पसंद भी नहीं है नॉनवेज, तो आपने अपनी प्रतिक्रिया दी और आपने क्या किया? आपने वहां से उठे, अपनी थाली लेके चल दिए। तो यहाँ पर आपने प्रकार से विश्वास को भी दिखा दिया, अपने भाव को भी प्रकट कर दिया उस मांसाहारी भोजन को लेकर। तो यहाँ पर जो आपने प्रतिक्रिया दी, अपना व्यवहार प्रस्तुत किया, ये हमारी मनोवृत्ति का व्यवहारात्मक पक्ष होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखिए, मनोवृत्ति के 3 तत्व हैं, संज्ञात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है व्यवहारात्मक। संज्ञात्मक पक्ष स्थिर होता है, क्यों? क्योंकि विश्वास पर टिका है, हमारी आस्था पर टिका है। भावात्मक पक्ष हमारे पसंद नापसंद पर टिका है, इसलिए अस्थिर है। कोई चीज हो सकता है आज पसंद नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद वो
नापसंद हो जाए, नापसंद है तो पसंद हो सकती है। और तीसरा व्यवहारात्मक पक्ष होता है जो हमारी प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। हम अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने पसंद नापसंद को, अपने विश्वास को दर्शा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अखिलेश जी, हरिओम जी, नमस्कार। ठीक है विवेक जी, बहुत सही। तो ये हमारे दो शब्द चीज हमने पढ़ने को मिली कि मनोवृत्ति क्या है और मनोवृत्ति के तत्व क्या होते हैं। ये सब चीजें लिखी हैं आपके नोट्स में, आपको पूरा मिल जाएगा। बस पूरा कि मैंने पहले अभी क्लास में बताया था शुरुआत में ही कि आपको जो एथिक है, नीति शास्त्र है, ये समझना है। याद रखिएगा, इसमें कोई डेटाबेस चीज नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल चीजों को समझते चलना है। तो हमने देखा कि हमारी जो मनोवृत्ति है इसके तीन तत्व हैं, संज्ञात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और तीसरा महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वो है व्यवहारात्मक पक्ष, जो हमारे ढंग को बताता है कि हम कैसे इसको प्रतिक्रिया देंगे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। अब 5 मार्कर में क्वेश्चन लिखने को आ गया कि मनोवृत्ति की विशेषताएं बताइए, या 3 मार्कर में क्वेश्चन आ गया मनोवृत्ति की 3 विशेषताएं बताइए। अब 3 विशेषताएं बतानी है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन 3 अच्छी विशेषताएं लिख दीजिए कम से कम। आपने पढ़ लिया 10-12 विशेषताएं, लिखनी है आपको 3, इसलिए कहते हैं ज़्यादा मत पढ़िए, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, हमेशा 3 मार्कर चीज़ें याद करनी है, 5 मार्कर में कोई जा सकती है। ठीक है, तो उसका एक लिमिटेड एडिशन तैयार कीजिए कि हाँ इतना आंसर होना चाहिए, ताकि 3 मार्कर में पूछेगा तो हमारे अच्छे 3 पॉइंट हम लिख के आ जाएंगे। पूछा जाएगा 3 मार्क में आप पढ़ के जा रहे हैं 25 पॉइंट, लिख के आ गए आप 3 पॉइंट, और वो 3 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। याद रखिएगा, तो आपको लगेगा पेपर तो हम पूरा लिख के आए थे, नंबर अच्छे नहीं मिले। तो हमेशा नोट्स बनाते समय 3 से 4 बातों को हमेशा याद रखिए कि हाँ ये अगर आप आएंगे लिखने के लिए तो ये 3 पॉइंट तो हमें अच्छे से ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या होती है। तो पहली भी जो विशेषता है अपने आप में, ठीक है याद रखिएगा, पहली विशेषता है कि मनोवृत्ति कैसी होती है, अर्जित होती है। 2 शब्द होते हैं याद रखिएगा, एक होता है प्रदत्त, ठीक है, एक शब्द होता है प्रदत्त, एक शब्द होता है अर्जित। ठीक है, याद रखिएगा, प्रदत्त और अर्जित। तो मनोवृत्ति कैसी होती है, मनोवृत्ति प्रदत्त नहीं होती, मनोवृत्ति अर्जित होती है। अर्जित मतलब, ठीक है, जिससे हम सीखते हैं, याद रखिए, जो हमें जन्मजात नहीं मिली है। मनोवृत्ति अर्जित होती है, इसका मतलब दूसरी विशेषता उभर कर सामने आ गई कि मनोवृत्ति की अर्जित होने का मतलब है कि मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, जन्मजात नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमारे माता पिता से हमें मनो एटीट्यूड मिला है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अगर माता पिता तो हमारे बड़े सीधे साधे रहे, अब देखिए कौन कौन सी पीढ़ी उभर के सामने आ गई। ऐसा नहीं होता, यानी मनोवृत्ति क्या है, अर्जित है। हमने आसपास के माहौल से क्या सीखा, हमने किसी किताब को पढ़कर क्या सीखा, हमने आसपास के अपने संगत से क्या सीखा, ठीक है, हमने समाज से क्या सीखा, समाज के अनुभवों से क्या सीखा, अपने व्यक्तिगत अनुभव से क्या सीखा, इससे हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, इससे हमारी मनोवृत्ति विकसित होती है। इसलिए मनोवृत्ति प्रदत्त नहीं है। प्रदत्त क्या है, प्रदत्त आपकी जाति है, प्रदत्त हमारा, ठीक है, आपके सामाजिक स्थिति होती कि परिवार में, संपन्न परिवार में पैदा हुए तो हमें कोई, इसलिए हमने कोई अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो प्रदत्त है, बनाया बनाया सब कुछ मिला है। अर्जित वो है जो आपने हासिल किया, जो आपने प्राप्त किया, उसे कहते हैं अर्जित करना। तो एटीट्यूड क्या होता है, मनोवृत्ति अर्जित होती है, हम कुछ सीखते हैं इस जीवन में आकर, अपने व्यवहार से, समाज से अंतर्क्रिया करके, अपने अनुभवों से और समाज के अनुभवों से हम जो सीखते हैं, अपने संदर्भ समूह से जो हम सीखते हैं, किसी से प्रेरणा लेके हम जो सीखते हैं, किसी फिल्म से, किसी सूचना से, किसी संचार माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम जो भी सीख रहे हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, वो हमारी मनोवृत्ति का हिस्सा बनता जा रहा है। इसका मतलब मनोवृत्ति कैसी है, अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती। तो पहली विशेषता तो हमें मालूम पड़ी कि मनोवृत्ति कैसी है, मनोवृत्ति अर्जित होती है। ठीक है, पहली विशेषता क्लियर हुई। तो मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति अर्जित होती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि मनोवृत्ति में एक शब्द था संज्ञात्मक, जो हमारे जुड़ा है विश्वास से। तो मनोवृत्ति रातों रात नहीं बदल सकती, याद रखिए, जिसकी विकसित होने में लंबा समय लगा है, आपने जीवन का एक लंबा समय गुजारा है, तब जाकर आपका एटीट्यूड डेवलप हुआ है, आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है।
तो वो चंद घटनाओं से और चंद घंटों में नहीं बदल सकता। यही कारण है मनोवृत्ति कैसी होती है, मनोवृत्ति स्थायी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मनोवृत्ति बदल नहीं सकती, बदल सकती है, समय के साथ बदल सकती है, लेकिन मनोवृत्ति समानता मानी जाती है कि वो स्थायी होती है, फिर इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं आ सकता। कि ऐसा नहीं कि रातों रात आप कोई किताब पढ़ेंगे और आप रातों रात चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी मनोवृत्ति जो बनी है परिवार में संस्कारों से, जो मनोवृत्ति बनी है वो रातों रात परिवर्तित नहीं हो सकती। यही कारण है कि मनोवृत्ति कैसी है, मनोवृत्ति स्थायी होती है। तीसरा, मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक प्रभाव होता है। हम किसी से प्रेरणा लेते हैं, मोटिव होते हैं, याद रखिए, हम किसी से मोटिवेशन लेते हैं, याद रखिए, उसी से बनती है हमारी मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति में याद रखिए सीखने वाले पे निर्भर करती है। चौथी विशेषता बन सकता है कि मनोवृत्ति किस पे निर्भर करती है, हमारी जो व्यक्ति का मनोवृत्ति सीख रहा है, प्रेरणा ले रहा है, इसके व्यक्तित्व का भी हिस्सा होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ठीक है, वो खून करने, मर्डर करने जा रहा है, और मर्डर करने के लिए वो, ठीक है, हत्या करने के लिए वो एक चाकू खरीदता है और चाकू में धार करता है। अब चाकू में धार कर रहा है क्या करने के लिए, हत्या करने के लिए। तो आप इससे क्या सीखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, दो चीज सीख सकते हैं, एक तो हत्या करना सीख सकते हैं, लेकिन आप हत्या करना चाहते नहीं हैं, तो आप क्या सीख सकते हैं, आप अच्छा ये सीख सकते हैं कि आप उसे चाकू पे धार करना सीख सकते हैं। चाकू पे धार तो कर ही रहा होगा ना वो व्यक्ति, याद रखिएगा। ऐसे ही होती है मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति सीखने वाले पे गुण पे भी निर्भर करती है कि भाई ठीक है, व्यक्ति वस्तु संबंध पर निर्भर करती है, हमारे प्रसाद क्षेत्र पर निर्भर करती है, हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हमें सिखाने वाला व्यक्ति तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं है तो क्या होगा। यही कारण है कि बहुत से लोग बुरी संगत में रहते हुए भी कभी बुरे नहीं बनते, और कहीं लोग अच्छी संगत में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, अच्छे परिवारों में पैदा होते हैं, तब भी वो भ्रष्ट बनते हैं, तब भी वो गलत दिशा में, गलत राहों पर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मनोवृत्ति अर्जित है, स्थायी है, प्रेरणात्मक है, और हमारे व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मनोवृत्ति प्रसार क्षेत्र कैसा होता है, हमेशा मनोवृत्ति पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती जाएगी। याद रखिए, ऐसा देखा गया है कि मनोवृत्ति हमेशा अच्छी होती है, अच्छे से धीरे धीरे बुरी होती है। कभी बुरे से अच्छा होने वाली संभावना कम होती है, अच्छाई से बुराई की ओर बढ़ती है मनोवृत्ति। इसके अलावा व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। याद रखिएगा, मनोवृत्ति का संबंध किससे होता है, हमारे आसपास के, हमारे पास संसाधन जो हैं, हमारे आसपास पर जो माहौल है, हमारे आसपास से जो हमारा रिलेशन है, संबंध है, इस पर निर्भर करती है। क्लियर है। तो ये कई सारी विशेषताएं होती हैं किसमें, मनोवृत्ति के अंतर्गत। तो मनोवृत्ति की पहली विशेषता, मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है। दूसरी विशेषता मनोवृत्ति की दूसरी विशेषता है कि मनोवृत्ति स्थायी होती है, इसमें आसानी से परिवर्तन संभव नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बदलाव, परिवर्तन हो ही नहीं सकता, हो सकता है। एक मुजरिम में, मान लीजिए एक मुजरिम है, ठीक है, और वो कुछ समय गुजारता है, ठीक है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे उसे अपने पछतावा होता है और फिर अपने व्यवहार को बदल लेता है। याद रखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आपने मुजरिम को क्या किया, इसलिए जेल को क्या कहते हैं, सुधार गृह कहते हैं ना, सुधार गृह। याद रखिए, तो ऐसा नहीं कि मनोवृत्ति स्थायी है, बदल नहीं सकती, समानता स्थायी होती है, समय के साथ साथ किसी घटना के साथ साथ ये परिवर्तित भी हो सकती है। तीसरा, मनोवृत्ति प्रेरणात्मक प्रभाव से जुड़ी होती है। हम कुछ घटना से, किसी से प्रेरणा लेकर जो सीखते हैं, उससे हमारी मनोवृत्ति विकसित होती है। चौथा, व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, यानी अंतःक्रिया से संबंधित होती है। याद रखिएगा, किसी वस्तु के विषय में, किसी विचार के विषय में, किसी व्यक्तित्व से हमारा जो इंटरेक्शन होता है, इससे जुड़ी होती है हमारी मनोवृत्ति। और पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है, हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करती है मनोवृत्ति, कि हम सीखने का हमारा नजरिया कैसा है, हम गलत सीखते हैं या अच्छा सीखते हैं या बुरा सीखते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये मालूम पड़ा हमें मनोवृत्ति की विशेषताओं के बारे में। अब अगर 5 मार्कर में आ गया तो लिख सकते हैं 5 पॉइंट, लेकिन अगर 11 मार्कर में लिखने को आ गया तो उसके लिए भी नोट्स में 2 बार मनोवृत्ति की विशेषताएं लिखी गई हैं। एक बार लिखी गई है 5 मार्कर के हिसाब से देखिएगा, और एक लिखी गई है आपको थोड़ा सा लेंथी, अगर फुल आंसर लिखने को आता है तो हमने क्या पढ़ा, मनोवृत्ति अर्जित होती है, जन्मजात नहीं, पहली विशेषता मालूम पड़ी। मनोवृत्ति स्थायी होती है, और एक बार अगर बन जाए तो इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो अगर आप KFC के सामने से गुजरे और आपसे कहा जाए
कि आज तो फ्री है चिकन तो खा लीजिए, तो क्या आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्योर वेजिटेरियन हैं। आपको मांसाहारी भोजन के प्रति, नॉनवेज के प्रति एक ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो चुकी है जो नेगेटिव है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि फ्री में मिल रहा है या कोई ट्रीट दे रहा है, कोई फ्री में खिलाने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं आता है। तीसरा, मनोवृत्ति प्रेरणात्मक प्रभाव से जुड़ी होती है। हम किसी न किसी से मोटिव होते हैं और अपनी मनोवृत्ति का विकास करते हैं। ठीक है। चौथा, मनोवृत्ति का क्षेत्र पूर्णतः सकारात्मकता से पूर्णतः नकारात्मक तक फैला होता है। या तो वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक फैली होती है। या तो हम पॉजिटिव विचारों को लेते हैं या फिर हम नेगेटिव विचारों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं मनोवृत्ति के बारे में। अब आता है प्रकार। जैसे अभी हमने देखा कि सामान्यतः मनोवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, यानी नकारात्मक और सकारात्मक मनोवृत्ति। अगर हम देखें कि भाई सकारात्मक नकारात्मक मनोवृत्ति तो मालूम हुआ, अगर मेंस में लिखने को आ गया 3 मार्कर में कि उभयनिष्ठ मनोवृत्ति क्या होती है, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक तो हम लिख लेंगे, ये उभयनिष्ठ क्या होता है? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सभी लोग, पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए अब देखते हैं मनोवृत्ति के प्रकारों के बारे में। अगर हमने बात की थी मनोवृत्ति की बात होगी तो मतलब क्या होगी? बात होगी नजरिए की, दृष्टिकोण की। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी विचार के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम इससे क्या कह देंगे? हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति है। तो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण कैसा है? अनुकूल है, तो हमारा दृष्टिकोण कैसे मानेंगे हम? ये सकारात्मक है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है। दूसरा क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति हमारा विचार जो है, हमारी ये सोच है, वो कैसी है? नकारात्मक है, तो हम क्या कह देंगे इसको? ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड है इस बंदे का। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा हम देखें मनोवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावना एक साथ प्रकट हो जाए। अब दोनों भावना एक साथ प्रकट हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को समझिए, इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ मनोवृत्ति। ठीक है, उभयनिष्ठ मनोवृत्ति। जैसे मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं सकारात्मक नकारात्मक उभयनिष्ठ की। आपने सबने सुना होगा 2 साल 1.5 साल पहले योजना आई थी सरकार की, अग्निवीर योजना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सेना में भर्ती को लेकर। तो अग्निवीर योजना को लेकर, ठीक है, बहुत से लोगों में सकारात्मक मनोवृत्ति थी, बहुत से लोगों का सही चीज ये है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। सरकार को हमेशा रिफ्रेश होता रहेंगे, एक नई पीढ़ी मिलती रहेगी, युवा लोग ज्यादा मिलेंगे सरकार को, सेना को। दूसरे लोग नकारात्मक थे इस विषय के विषय में, वो क्या सोच रहे थे? नकारात्मक। क्यों? ये स्थिर नहीं है, अस्थायी है, जो लोग बाहर निकलेंगे उनका क्या होगा, उनको कौन सी जॉब मिलेगी, ये नेगेटिव थॉट हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं, लेकिन उनका एक अग्निवीर को लेकर 2 लोगों का अलग अलग नजरिया था। तीसरे वो लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो चाहते तो हैं कि सेना में जाना, लेकिन अग्निवीर का समर्थन भी नहीं करते हैं। वो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो 4 साल का ही चलिए मौका चाहते हैं कि 4 साल मौका मिल जाए, और मौका मिलने के बाद हम 25% लोगों में शामिल होने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो प्रतिकूल भी है, अनुकूल भी है। एक मौके की तरह देख भी रहे हैं कि सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है, और दूसरा उनमें इस योजना के प्रति नकारात्मकता ये भी है कि ये स्थिर नहीं है, याद रखिए। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया? ये हो गई उभयनिष्ठ मनोवृत्ति। यानी किसी व्यक्ति, घटना के बारे में, किसी विचार के बारे में, किसी योजना के बारे में या तो लोग अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं, और तीसरे वो हैं जो उसके अच्छा और बुरा दोनों बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम उभयनिष्ठ मनोवृत्ति। तो 3 प्रकार की मनोवृत्ति होती है। अब सामान्यतः मेंस में लिखने को अगर आती है तो सकारात्मक और नकारात्मक मनोवृत्ति अगर लिखने को आएगी तो आप आसानी से लिख देंगे। तो 3 मार्कर क्वेश्चन क्या बन सकता है? उभयनिष्ठ मनोवृत्ति क्या होती है?
ठीक है, याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावना एक साथ प्रकट हो रही हैं। यही कारण है कि जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट है वो लोग हैं जो सेना से जुड़े, मतलब जिनको भर्ती नहीं होना है। याद रखिए, ज़्यादातर जो मीडिया में दिखाते हैं, लेकिन जो तैयारी करने वाले उम्मीदवार हैं उनकी सोच कैसी होगी? उनकी सोच हमेशा उभयनिष्ठ मनोवृत्ति वाले होंगे, क्योंकि वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावनाओं पर देख रहे हैं चीजों को। चलिए, तो ये तो मालूम पड़ा इसके प्रकारों के बारे में। अब प्रकार तो पढ़ लिए, समानता, सकारात्मक, नकारात्मक और उभयनिष्ठ मनोवृत्ति। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मनोवृत्ति पैदा होती है। दो मनोवृत्तियां हमारे मेंस में अलग से लिखने को आ चुकी हैं, इस चीज को हम अलग से पढ़ लेते हैं। एक कहलाती है नैतिक मनोवृत्ति। कहते हैं नैतिकता, याद रखिएगा। ठीक है, कहते हैं नैतिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू कहते हैं, या नैतिक मूल्य कहते हैं। तो ये नैतिकता मनोवृत्ति क्या होती है? नैतिक मनोवृत्ति क्या होती है? किसी भी विषय के बारे में, किसी विचार के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम सही गलत या उचित अनुचित, बस दो ही पैमाने देखते हैं। या तो सही या गलत है, अच्छा या बुरा है, पसंद है नापसंद है। यानी नैतिक मनोवृत्ति में हमारा संज्ञात्मक से ज्यादा हमारा भावात्मक घट पक्ष जो होता है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। तो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय या वस्तु के बारे में, विचार के बारे में सही गलत या अच्छा बुरा, उचित अनुचित, बस दो ही पहलू से चर्चा करते हैं। ऐसे में जो मनोवृत्ति हमारी विकसित होती है, इसे कहते हैं नैतिक मनोवृत्ति। ये महत्वपूर्ण क्यों होती है? ये महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि हम अपने दिन प्रतिदिन के जो निर्णय लेते हैं, याद रखिएगा, वो नैतिक मनोवृत्ति के आधार पर ही लेते हैं। ठीक है, याद रखिए, हम जो हमारे दिन प्रतिदिन के निर्णय होते हैं, हम डेली जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, याद रखिए, दिन प्रतिदिन के जो हमारे निर्णय होते हैं, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो हमारी नैतिक मनोवृत्ति पर निर्भर करते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें दो ही पक्ष होते हैं, या तो आपको अच्छा बुरा, उचित अनुचित, बस इसके अलावा कोई तीसरा पक्ष नहीं होता इसमें। यही कारण है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा, हम जीवन में डिसीजन मेकिंग लेते समय, दिन प्रतिदिन के निर्णय लेते समय हम नैतिक मनोवृत्ति का ही देखते हैं। यही कारण है, देखिए, कभी कभी होता है ना कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, नैतिकता के आधार पर, ठीक है, त्यागपत्र दे दिया। तो ये नैतिकता वाला के आधार पर त्यागपत्र क्यों दे दिया? कारण यह है कि उचित अनुचित की बात हो रही थी। अभी आपने देखा होगा, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन की बात हो रही है, ठीक है, रखिएगा। तो साक्षी मलिक जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जैसे अपने पदक वापस करने की घोषणा करी, देखिए अचानक से पूरा का पूरा जो रेसलिंग एसोसिएशन था, कुश्ती महासंघ था, वो उसको, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया गया, विघटित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। कहते हैं ना, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो हमारे जो निर्णय होते हैं उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नैतिक मनोवृत्ति। क्लियर है? हम चीजों को किस तरह से देखते हैं, उचित रूप में देखते हैं कि अनुचित रूप में देखते हैं, अच्छे में देखते हैं या बुरे में देखते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसे कहते हैं हमारी नैतिक मनोवृत्ति, जो हमारे निर्णय प्रक्रिया में, हमारी डिसीजन मेकिंग में बड़ी भूमिका निभाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए आपको नैतिक मनोवृत्ति को अच्छे से पढ़ना होता है। फिर आती है राजनीतिक मनोवृत्ति। ये आजकल बड़ी प्रभावी है। यही कारण है कि आजकल फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उनमें भी देखिए दो अलग अलग पार्टियों को लेकर, दो अलग अलग विचारों को लेकर अलग अलग मनोवृत्ति पैदा हो चुकी है। आपको अपने फैमिली ग्रुप के व्हाट्सएप में भी देखेंगे तो आपको दो अलग अलग राजनीतिक मनोवृत्तियां देखने को मिलेंगी, दो अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। तो राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है? जब हम किसी राजनीतिक विषय, मूल्य, सिद्धांत या विचारधारा को लेकर जो हमारी मनोवृत्ति विकसित होती है। आप सुनते होंगे दक्षिणपंथी, आप सुनते होंगे वामपंथी। तो बहुत से वामपंथी विचारक के समर्थक हैं, बहुत से दक्षिणपंथियों के समर्थक हैं। तो दक्षिणपंथी, वामपंथी, इसको लेकर जो दो मनोवृत्ति विकसित हो गई, एक वामपंथी को बुरा समझ रहे हैं और एक दक्षिणपंथी को बुरा समझ रहे हैं। एक वामपंथी का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे दक्षिणपंथी का समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ से कौन सी मनोवृत्ति पैदा हो रही है? यहाँ से जो पैदा हो रही है हमारे मस्तिष्क में, वो है राजनीतिक मनोवृत्ति। यही कारण है कि देखिए पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा विकसित हुई है राजनीतिक मनोवृत्ति। यही कारण है कि लोग अब ट्रेनों में यात्रा करिए, बस में देखिए, फौरन डिबेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। क्यों? क्योंकि कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ी है इस मनोवृत्ति को लेकर। तो लोगों ने अपने सिद्धांतों में, अपने मूल्यों, सिद्धांतों, विचारधाराओं को इतना स्पष्ट कर दिया है, जो चीजें पहले गोपनीय रहती थी, जो केवल पहले चुनाव के समय या वोट में देते समय, मतदान के समय ही स्पष्ट होती थी, उसे लोग अब खुले तौर पर पेश करने लगे हैं, अपनी मनोवृत्ति का प्रचार करने लगे हैं, प्रसार करने लगे हैं। ये कहलाती है राजनीतिक
मनोवृत्ति। क्लियर है? जो हमारे किसी भी राजनीतिक पार्टी के मूल्य, सिद्धांत और विचारधारा पर निर्मित होती है। यहां से महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप एक लोक सेवक हैं, और लोक सेवक होने के नाते आपको काम करना है किसके नीचे? काम करना होगा किसके नीचे? आपके राजनीतिक पार्टियों के नीचे, राजनीतिक दलों के विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। उनकी जो भी विचारधारा होगी, आप तो लोक सेवक के रूप में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं बायस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। ये रखिए, इसलिए आपके सिलेबस में एक और टॉपिक शामिल किया गया है, वो है तटस्थता। राजनीतिक तटस्थता वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया है आपके पाठ्यक्रम में, उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक मनोवृत्ति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है सिलेबस में, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम दिन प्रतिदिन बहुत से फैसले लेते हैं, हम दिन प्रतिदिन व्हाट्सएप के ग्रुप पर वीडियो शेयर करते रहते हैं, मीम डेवलप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी राजनीतिक मनोवृत्ति ऐसी ही बन चुकी है, या तो वो किसी एक पार्टी के पक्ष में है या किसी एक पार्टी के विरोध में बन चुकी है। ठीक है? अब ये बनती क्यों है? पहले कारण है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग विचारधारा होंगे, अलग अलग राजनीतिक मूल्य होंगे, अपनी अपनी विचारधारा होगी। तो कोई एक पार्टी का समर्थन करेगा, दूसरे का विरोध कर रहा है। तो यही कारण है कि पहला कारण तो ये होगा कि अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां हैं। यही कारण है भारत में राजनीतिक मनोवृत्ति भी अलग अलग पैदा होगी। दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है परिवार। कभी कभी देखिए, भारत में आज भी ज्यादातर महिलाएं जो वोट देती हैं, ठीक है, वो आज भी इसी बात पे वोट देती हैं कि पति से पूछ के वोट देती हैं, परिवार के बुजुर्गों से बात करके वोट देती हैं कि किसको वोट देना है। बहुत से युवा ऐसे हैं जो पहला बार जीवन में पहला वोट देते हैं, तो भी घर वालों से चर्चा करते हैं किस पार्टी को वोट देना है। तो परिवार की बड़ी अहम भूमिका हो जाती है। तो राजनीतिक मनोवृत्ति में परिवार भी अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, जाति। जाति हमारा सामाजिकरण में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हम पैदा होते ही हमें किसी न किसी जाति का एहसास करा दिया जाता है। हमें जाति का सदस्य होने के नाते एक प्रकार से भावना पैदा कर दी जाती है, संज्ञात्मक भावना पैदा कर दी जाती है, विश्वास दिला दिया जाता है। उस विश्वास से अडिग होता है कि हम अपनी जाति का विरोध नहीं कर पाते। यही कारण है कि ये देखिए, इस विषय के कारण हम जाति के आधार पर वोट देते हैं, मतदान करते हैं। तो ये भी हमारा एक जाति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारी राजनीतिक मनोवृत्ति के विकास में। एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है भाषा। दक्षिण भारत में देखिए हिंदी भाषियों को लेकर और उत्तर भारत में दक्षिण भाषियों को लेकर हमेशा से मतभेद बने रहे हैं। क्यों बने रहे? क्योंकि भाषा भी क्या करती है? भाषा भी एक प्रकार से मनोवृत्ति विकसित करती है। अगर दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार को जब भी बात होती है या हिंदी दिवस की बात होती है, तो दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर देखिए एक ऐसी नकारात्मक मनोवृत्ति उभर कर सामने आती है हिंदी भाषा को लेकर। ऐसा नहीं कि हिंसात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मक मनोवृत्ति प्रकट होती है। क्यों प्रकट होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मनोवृत्ति का हिस्सा बन चुकी है। चौथा, राजनीतिक संस्कृति कैसी है? ठीक है, देखिएगा तो पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर कैसा है। ठीक है, अगर वो कल्चर सर्वहारा वाला है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको समर्थन करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, राजशाही की तरह काम करती, तो हमारी सोच अलग तरीके से हो जाएगी। ये भी कारण होता है। पांचवा, शिक्षा। ठीक है, हमारा एजुकेशन लेवल तय करता है कि हमारी सोच कैसी होगी। हमारा सिस्टम, हमारी शैक्षणिक स्थिति बताती है कि हम किस पार्टी का समर्थन करेंगे, किसका विरोध करेंगे। सीधी सी बात है। तो राजनीतिक मनोवृत्ति के विकास में कई सारे कारण लिखने को आते हैं 5 मार्कर में। तो आप परिवार, जाति, भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बेस बनाकर अपने आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो आपकी राजनीतिक मनोवृत्ति को विकसित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो राजनीतिक मनोवृत्ति और आपके नैतिक मनोवृत्ति को मेंस में लिखने को आ चुका है 5 मार्कर में, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। वैसे मनोवृत्ति के प्रकारों में 3 ही मनोवृत्ति देखने को मिलती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और उभयनिष्ठ मनोवृत्ति। चलिए अब हम बात करते हैं कि मनोवृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, अचानक से एटीट्यूड हमारा चेंज क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि यार इनका एटीट्यूड खत्म होने का नाम नहीं लेता, अकड़ है, अकड़ू है, ये घमंडी है। तो घमंड अकड़ या घमंड नहीं है, वो हमारा क्या है, मनोवृत्ति इतनी स्थिर हो चुकी है कि वो रातों रात बदल नहीं पाती। याद रखिए। और क्यों नहीं बदल पाती, ये हमारा एटीट्यूड इतनी जल्दी चेंज क्यों नहीं हो पाता? इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है मनोवृत्ति का टीका। तो यहाँ टीके का मतलब तिलक की बात नहीं हो रही है। मनोवृत्ति का टीका का मतलब क्या होता है कि आपका कोई विचार है, आपका कोई विश्वास है, इस पर आप अडिग हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ कह रहा हूं आपके विश्वास के, जो इस पे आप विचार पर, इस वस्तु पे, किसी व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसके अगेंस्ट मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन आपके तर्क भी इतने प्रभावी हैं कि आप मेरे तर्कों को काट रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
तो ऐसे में कभी भी आपकी मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं हो पाएगी। आपकी मनोवृत्ति तभी परिवर्तित हो पाएगी जब मेरे विचार आपके तर्कों से, आपके विचारों से ज्यादा प्रभावी होंगे। इसे कहते हैं मनोवृत्ति टीका। क्लियर है? यानी जब आपके विश्वास के प्रति जो विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं वो अगर तर्क ज्यादा प्रभावी नहीं है, याद रखिए कमजोर तर्क हैं, तो आपकी मनोवृत्ति क्यों बदलेगी? अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, और ऐसे में कोई व्यक्ति जो नॉनवेज पसंद करता है और आपको पचासों बातें समझा दे कि नॉनवेज से प्रोटीन होता है, नॉनवेज में ये होता है, इससे शरीर ताकत बढ़ती है, रोगों से मुक्त होता है, लेकिन आपको पास भी साथ ही साथ आपके पास भी शाकाहारी भोजन को लेकर भी एक अच्छे तर्क हों, तो आप कभी भी मांसाहारी भोजन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे तर्क दे दिए। यही कारण है कि मनोवृत्ति क्यों नहीं बदलती रातों रात। यही कारण है कि आपके पास भी अच्छे तर्क हैं और सामने वाले के तर्क अगर प्रभावी नहीं है तो मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा, पूर्व चेतावनी। अगर आपको पहले से ही बता दिया जाए, ठीक है, कि इस व्यक्ति से नहीं मिलना, ये ब्रेन वॉश कर देता है, इस व्यक्ति से नहीं मिलना, ये विचार बदलने की कोशिश करेगा, तुम्हारे बारे में पहले से ये कह रहा था ऐसा, ठीक है, तो आप पहले से ही चौकन्ने हो जाते हैं कि ये तो मेरे बारे में यही कहेगा, या मेरी इस विचार के विषय में, या मेरी सोच के बारे में, मेरी मनोवृत्ति के बारे में, मेरे नजरिए के बारे में पहले से ऐसा ही कहेगा। तो आपको पहले से ही मालूम है कि ये आदमी ये कहने वाला है, तो फिर कैसे बदलाव आएगा? तो आपकी मनोवृत्ति रातों रात नहीं बदल पाएगी। ये भी एक कारण है कि अगर आपको पहले से ही एहसास है कि ये हमारे ब्रेन वॉश करने के लिए बात हो रही है। क्लियर है? तीसरा आता है प्रतिक्रिया। अगर कोई व्यक्ति डरा धमका कर, ठीक है, कोई लालच देकर आपकी मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश करेगा, पर तो कभी नहीं बदलने वाली। क्यों? क्योंकि फिर आप क्या हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा इसका कुछ ना कोई प्रोपेगेंडा है, इसका कुछ ना कुछ लालच दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो जब प्रतिक्रिया होती है या प्रतिघात अर्थात दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर आपके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की जाए, तो कभी भी आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि माँ बाप अगर बच्चों को ज्यादा मारें तो क्या होगा? तो क्या वो शरारत करना बंद कर देगा? क्या वो गलती फिर से नहीं करेगा? वो गलती को 4 बार फिर दोहराएगा। क्यों? क्योंकि आप उसका एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं दबाव बनाकर, मारपीट करके, प्रतिक्रिया करके। याद रखिएगा। ठीक? क्लियर है यहाँ तक? चौथा क्या है? चौथा है चयनात्मक पक्ष उपेक्षा। अगर कोई व्यक्ति, उसको सुनना ही नहीं है, आप जो भी बोल दीजिए, वो आपके तर्कों को अनसुना कर रहा है, तो अच्छे से अच्छी बात भी कह दीजिए, तब भी उसकी मनोवृत्ति नहीं बदलने वाली। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर लिया है? उपेक्षा कर दी है, सुनना ही बंद कर दिया है, वो तर्क को सुनना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में आप क्या भी कुछ भी कह दीजिए, उसकी मनोवृत्ति कैसे बदल देंगे? नहीं बदल पाएंगे। यही कारण है कि मनोवृत्ति में इतना आसान परिवर्तन नहीं आता। अगर एक माँ बाप है, माता पिता हैं, कुछ समझा रहे हैं और आप पहले से तय कर लें हमें सुनना ही नहीं है, ठीक है, साउंड को म्यूट कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, कमरे से भग जाइए, तो ऐसे में कभी आप सुनेंगे ही नहीं, तो मनोवृत्ति बदलाव भी नहीं आने वाला। पांचवा कारण है कि मनोवृत्ति क्यों असफल हो जाती है? इसलिए असफल हो जाती है, ठीक है, कि भाई वो पक्षपातपूर्ण होती है। ठीक है, मनोवृत्ति में परिवर्तन क्यों असफल हो जाता है? कभी कभी पक्षपातपूर्ण होता है। एक व्यक्ति अपने विचार थोपने के लिए आपकी मनोवृत्ति को चेंज करना चाहता है। जैसे ही आपको यह एहसास होता है, अपनी मनोवृत्ति पे और अडिग हो जाते हैं, ठीक है, और आप विश्वास आपका और बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है और सामने वाला कहता है कि मूर्ति पूजा छोड़ दो, तुम्हें ये लाभ मिलेगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, इतना पैसा मिलेगा, तो आपका विश्वास उस मूर्ति पूजा पर और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पक्षपात तरीके से आपकी मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मनोवृत्ति में बदलाव आसानी से नहीं आते। यहीं से प्रश्न हमारा बनता है, मैं ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मनोवृत्ति में असफलता के कारण क्या है। तो पहला कारण क्या पढ़ा हमने कि पहली बात तो ये कि मनोवृत्ति के, ठीक है, आपकी मनोवृत्ति परिवर्तित करनी है तो तर्क प्रभावी होने चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हैं, मैं वेजिटेरियन हूं और मैं आपके तर्क बदलना चाहता हूं, मैं अभी आपको वेजिटेरियन बनाना चाहता हूं, तो मेरे तर्क प्रभावी होने चाहिए, तभी आपके नॉनवेज को लेकर आपकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर आपके तर्क मेरे तर्क से ज्यादा प्रभावी हैं तो फिर मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं आएगा। यही चीज पहली बात कहना चाहती है। दूसरा, पूर्व चेतावनी। आपको पहले से एहसास करा दिया जाए कि सर तो आज यही बोलने वाले हैं, याद रखिएगा, तो ऐसे में आप कभी सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले से बता दिया गया कि ब्रेन वॉश होने वाला है, आज तो हमारा एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर है? तीसरा, प्रतिक्रिया। ठीक है,
मारपीट करके, दबाव बनाकर, लालच देकर अगर मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश की जाए तो मनोवृत्ति पे विश्वास और बढ़ जाता है और अडिग हो जाती है। चौथा, ठीक है, अगर आप सुनना ही बंद कर दें तो फिर तो मनोवृत्ति का विकास संभव ही नहीं है, मनोवृत्ति परिवर्तन संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप, जैसे अभी पेपर हुआ आप लोगों का 17 तारीख को पेपर, उम्मीद है सबका अच्छा गया होगा। अब मेंस की तैयारी को लेकर कोई आपको गाइडलाइंस दी जाए सभी टीचरों के द्वारा और आप उसी समय वीडियो को म्यूट कर दे कि हमें सुनना ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में फिर संभव ही नहीं है कि आपके पेपर को लेकर आपकी मनोवृत्ति में बदलाव आ सके। बहुत से लोगों को पेपर कठिन लगता है, पेपर देने से पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले टफ लग रहा होगा कि पेपर देने जा रहे हैं, उससे पहले घबराहट हो रही है। ऐसे में आप, कोई आपको समझा रहा है लेकिन आप सुनना चाहते ही नहीं है, तो क्या आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने सुनना ही बंद कर दिया। पांचवा महत्वपूर्ण बात क्या होती है? पक्षपातपूर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, जब मनोवृत्ति, एक व्यक्ति आपकी मनोवृत्ति को इसलिए बदल रहा है क्योंकि उसका कुछ फायदा है, याद रखिए, वो अपनी मनोवृत्ति आप पर थोपना चाहता है, तो ऐसे में आप और अपने अडिग हो जाते हैं, याद रखिए, अपनी मनोवृत्ति को लेकर। तो ये 5 बातें पढ़ी हमने कि मनोवृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं आता। अब बात आती है कि मनोवृत्ति का विकास हुआ कैसे ये, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, अभी हमने पढ़ा था कि मनोवृत्ति तो अर्जित है, जन्मजात तो है ही नहीं, कि पैदाइशी तो मिली नहीं है हमें माता पिता से, अनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से तो मिली नहीं है हमें, मिली तो है तो जन्मजात है, तो अर्जित अपने आप हमने हासिल की है। तो ये हमारी जो अर्जित है, इसमें किन किन घटक की भूमिका रही, याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है मेंस में कि मनोवृत्ति की संरचना क्या होती है या मनोवृत्ति का निर्माण क्या होता है। तो हमारी मनोवृत्ति, हमारा एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है, इस विषय को जानना ही हमारे मेंस का लिखने के समय महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब देखिए, हम जानते हैं कि मनोवृत्ति में 3 चीजों की भूमिका होती है। पहला होता है समाज की भूमिका, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी होती है हमारे व्यक्तित्व की भूमिका, ठीक है, हमारे व्यक्तित्व की भूमिका, यानी इसको हम कह सकते हैं हमारा नेचर कैसा है चीजों को देखने का। और तीसरा होता है अंतःक्रिया या अनुक्रिया, इंटरेक्शन कैसा है हमारा समाज के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। इन 3 चीजों से डिपेंड करता है कि हमारा मनोवृत्ति कैसे विकसित होगी। अब व्यक्तित्व तो याद रखिए सबका अलग अलग हो सकता है, जेनेटिक लेवल पे भी सबका व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है, याद रखिए, जैविक रूप से भी सबकी व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं। इंटरेक्शन की बात भी अलग है, इंटरेक्शन तब होगा जब हम जुड़ाव महसूस करेंगे, तब जाकर तो अनुक्रिया होगी। लेकिन हमारी मनोवृत्ति के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाता है सोसाइटी, समाज। हम जो भी हैं सब क्या हैं, जैसे जो लोग समाजशास्त्र पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा समाजशास्त्र में, अभी आपका समाजशास्त्र शुरू होगा, उसमें भी देखिएगा। तो एक व्यक्ति हैं, एक थिंकर हैं, मैकाइवर और पेज, जिन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं, याद रखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, एक सोशल एनिमल है अपने आप में। वो एनिमल नहीं जो फिल्म में दिखा रहे हैं आजकल, एक सोशल एनिमल है, हम सामाजिक प्राणी हैं। इस नाते हम समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं और इसी अंतःक्रिया से हमारा सेल्फ डेवलप होता है, स्व का विकास होता है और इसी से हमारी मनोवृत्ति भी बनती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है हमारी मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखें, मनोवृत्ति के निर्माण की बात हो रही है। मनोवृत्ति का निर्माण, हमारा एटीट्यूड बनता कैसे है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए सभी लोग। ठीक है, कोई डाउट हो बेटा तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ लीजिए। अभी तक हमने केवल कुछ बातें पढ़ी हैं भी, आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि समय लगता है इस टॉपिक को, क्योंकि डेटाबेस नहीं है, ज्योग्राफी की तरह इसमें कोई डायग्राम नहीं बनता, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनता, इसलिए। ठीक, तो कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति के विशेषता क्या होती हैं, मनोवृत्ति के प्रकार क्या होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा मनोवृत्ति के तत्व क्या होते हैं, और 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा कि मनोवृत्ति में परिवर्तन आसानी से क्यों नहीं हो पाता, मनोवृत्ति में परिवर्तन में असफलता के कारण क्या है। तो इन 5 बातों की चर्चा भी हमने करी है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, हमारा एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है। देखिए, हमारा एटीट्यूड सबसे पहले डेवलप होता है जब सबसे बड़ी भूमिका होती है परिवार की। ठीक है, याद रखिएगा, परिवार, हमारी फैमिली। ठीक है, हम पैदा होते ही कौन बाहर निकल गए, ये तो है नहीं कि पैदा होती है हमें सोशल मीडिया पे अकाउंट बन गया,
हम व्हाट्सअप करने लगे, लोगों से जुड़ने लगे, हमारे दोस्त यार बन गए? नहीं बने। कि हम पॉलिटिकल व्यू हमें डेवलप हो गया, पैदा होती हम दक्षिणपंथी या वामपंथी बन गए? ऐसा भी नहीं हुआ। हम परिवार जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले जिस संस्था की हमें मेंबरशिप मिलती है, सदस्यता मिलती है, वो होती है परिवार। याद रखिए, हम जीवन में कई सारी संस्थाओं का हिस्सा रहते हैं। परिवार का हिस्सा रहेंगे, फिर मित्र मंडली का हिस्सा बनेंगे, विवाह संस्था का हिस्सा बनेंगे, नातेदारी का हिस्सा बनेंगे, तो समाज में कई सारी संस्थाओं के मेंबर बनते जाएंगे, स्कूल कॉलेज सब में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो सदस्यता मिलती है वो किससे मिलती है? सबसे पहली सदस्यता मिलती है हमें परिवार की। यानी परिवार हमारे जीवन की पहली बेसिक यूनिट होती है, इकाई है, इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। यही कारण है कि परिवार में सबसे महत्वपूर्ण किसका प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर? सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा माता पिता का और परिवार के सदस्यों का। तो हमारे एटीट्यूड में, हमारी मनोवृत्ति के निर्माण में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? हमारी मनोवृत्ति की संरचना में सबसे पहली भूमिका होती है परिवार की, माता पिता की। याद रखिए कि हमारा परिवार हमें किस तरह से हमारे एटीट्यूड को विकसित करेगा। तो बचपन में आपको सिखाया गया झूठ बोलने पर पिटाई हो गई, ठीक है। अच्छा, सही बोलने पर आपको उपहार भी मिला, गिफ्ट भी मिला। याद रखिएगा। तो हमें परिवार ने सिखाया कि उचित अनुचित क्या होता है, सही और गलत क्या होता है, ठीक है। आप में से मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं हो, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने घर में गाली बकी हो और घर वाले खुश हो गए हों। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अगर घर में कभी गाली बोली होगी तो खूब पिटे होंगे। कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति, गलत मनोवृत्ति में जा रहे हैं। कहते हैं ना, गलत संगत में जा रहे हो, अच्छी संगत में रहो। यही कारण है बस। तो मनोवृत्ति के निर्माण में सबसे पहली भूमिका कौन निभाता है? सबसे पहली भूमिका होती है परिवार की, माता पिता की, ठीक है। दूसरा जो भूमिका होती है वो होती है हमारे मित्र मंडली की। हमारी संगत कैसे बनेगी, ठीक है, मित्र मंडली। अब मित्र मंडली क्या होती है? हम जानते हैं हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो ग्रुप होता है, इसके मेंबर होते हैं हम स्कूल में। क्योंकि हम बचपन से तो ऐसे तो नहीं हमें होम स्टडी करेंगे, सारी पढ़ाई घर में ही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम घर से बाहर निकले, ठीक है, 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया। फिर हम स्कूल में शामिल हो गए, कॉलेज में शामिल हो गए, और फिर हमने अपने मित्र मंडली से बहुत कुछ सीखा, अपने दोस्त यारों से बहुत कुछ सीखा। याद रखिए, यही कारण है कि हमारी एक और मनोवृत्ति विकसित हुई, जो हमारी मित्र मंडली से विकसित होती है, दोस्त यारों से विकसित होती है, हमारे संस्थानों से जुड़कर विकसित होती है, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण जी क्या हुआ? तीसरी मनोवृत्ति हमारी डेवलप करी किसने? हमारे समाज के अनुभवों ने, ठीक है। जो हमें समाज ने अनुभव सिखाए, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव। अनुभव तो दोनों हो सकते हैं, याद रखिए, एक्सपीरियंस है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो समाज के अनुभव से जो हमने सीखा, उसने भी हमारा क्या विकसित किया? उसने भी हमारी मनोवृत्ति को विकसित किया। अब मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, जो संपन्न माता पिता परिवार में पैदा हुआ, या एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ, जिसके माता पिता हैं, एक संपन्न परिवार है, भरण पोषण अच्छा हो रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, अच्छी मित्र मंडली का हिस्सा है, तो समाज के अनुभव भी उसको अच्छे मिले। याद रखिएगा। तो उसकी एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा होगी समाज को लेकर जो पॉजिटिव होगी। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया है, ऐसे बच्चा जो हमेशा फुटपाथ पर, सड़कों में पला है, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसकी ऐसी मित्र मंडली मिली, ऐसी संगत मिली जहां पे केवल क्राइम करने वाले लोग ही थे, ऐसे लोग, इस बच्चे के प्रति समाज का अनुभव भी कैसा रहा? ठीक है, समाज ने इसको हमेशा नकारा है। तो बताइए, इसकी मनोवृत्ति सकारात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। इसकी मनोवृत्ति नकारात्मक होगी सोसाइटी को लेकर। क्यों? क्योंकि इसे कुछ मिला ही नहीं। इसे समाज ने केवल क्या किया? इसकी समाज ने केवल इसकी उपेक्षा करी। इसे ऐसी मित्र मंडली मिली जिसने इसे बुरी संगत में दिया, और माता पिता, परिवार नामक संस्था इसको मिल ही नहीं पाई जो इसका बेस बनाती, जो इसकी मनोवृत्ति को विकसित करती। यही कारण है कि जो बच्चा परिवार में पैदा हुआ, अच्छी मित्र मंडली में रहा, समाज से अच्छा अनुभव हासिल किया, वो समाज को कुछ देना चाहेगा, उसको समाज के प्रति उसका नजरिया पॉजिटिव होगा। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जिसके बचपन में माता पिता अनाथ हो गया, जिसको हमेशा सड़कों पे रहा, फुटपाथ पे पला है, जो हमेशा क्राइम करने वाले लोगों की संगत में रहा है, तो समाज का अनुभव भी उसको कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। तो समाज के प्रति उसकी सोच भी कैसी होगी? नकारात्मक होगी। इसका मतलब हमारा परिवार, हमारी मित्र मंडली, हमारा समाज के अनुभव हमारी मनोवृत्ति के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं इसको, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या होते हैं? याद रखिए, संदर्भ समूह का मतलब होता है जिस संगठन में हम सदस्यता चाहते हैं, जिस संगठन में हम शामिल होना चाहते हैं, हम उसके जैसे ही व्यवहार करने लगते हैं।
इसे कहते हैं संदर्भ समूह। याद रखिएगा, आप एक लोक सेवक बनना चाहते हैं, यही कारण है कि आप हमेशा ब्यूरोक्रेट की तरह जीना चाहते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट समझने लगते हैं, अपने वैसे ही अपने अनुभव को ढालने लगते हैं, वैसे ही बात करने का ढंग विकसित करने लगते हैं, वैसे ही रहन सहन का तरीका डेवलप करने लगते हैं। जैसे डॉक्टर है, याद रखिए, तो कोई व्यक्ति डॉक्टर की नीट की तैयारी करता है ताकि मेडिकल में उसको सिलेक्शन लेना है, मेडिकल कॉलेज में शामिल होना है, तो कहीं ना कहीं देखिए 11th-12th से ही उनकी सोच भी वैसे ही हो जाती है, डॉक्टर की तरह ही रहन सहन कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको एहसास होता है कि हमें इसमें शामिल होना है। जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सिलेक्ट होते ही डॉक्टर तो बन नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी वो एप्रन पहनते हैं, व्हाइट कोट पहनने लगते हैं, ताकि एहसास होने लगे कि हम रेफरेंस ग्रुप के मेंबर हैं, और वैसे ही मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। तो संदर्भ समूह का मतलब क्या हुआ? जिस संगठन के हम सदस्य बनना चाहते हैं, याद रखिए, तो हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ गया है, भले ही विधायक नहीं है, भले ही मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है, भले ही वो अभी केवल कार्यकर्ता हैं, तब भी वो मंत्री जी की तरह ही व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर, ठीक है, एक फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं, स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। क्यों? ताकि भविष्य में विधायक बनना है तो अभी से वैसे ही ट्रेनिंग करने लगते हैं, वैसे ही दिखने की कोशिश करने लगते हैं। ये क्या कहलाती है उनका? क्यों? क्योंकि वो इस पॉलिटिकल हिस्सा में संदर्भ समूह मान के चल रहे हैं, वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनका एटीट्यूड भी कैसा हो जाता है? ऐसा एटीट्यूड भी, उनकी मनोवृत्ति भी वैसे ही विकसित हो जाती है। तो जिस संगठन के मेंबर बनना चाहते हैं, जिस समूह में शामिल होना चाहते हैं, हम उसकी आदतों को, उसकी, ठीक है, व्यवहार शैली को अपनाने लगते हैं। इससे भी हमारी मनोवृत्ति क्या होती है? इससे भी हमारी मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा महत्वपूर्ण चीज, कि भाई हमारा परिवार, हमारा मित्र मंडली, हमारे समाज के अनुभव और हमारा संदर्भ समूह। पांचवा महत्वपूर्ण होता है दंड और पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, इससे भी हमारी मनोवृत्ति डेवलप होती है। कुछ गलत करने पर हमें क्या मिला? सजा मिली। अच्छा करने पर हमें पुरस्कार भी मिला। तो हमने क्या सीखा कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं, परिवार में मम्मी चप्पल से मार रही हैं, पिताजी बेल्ट से मार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो गलत काम फिर से नहीं करना है, वो नेगेटिव है, समाज के अनैतिक है। और कुछ अच्छा करने पर हमें क्या मिल रहा है? कुछ अच्छा करने पर हमें पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, नई साइकिल दिलाई जा रही है, नया फोन दिलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें वो काम करना है। तो कुछ उचित अनुचित, अच्छा बुरा का जो फैसला हुआ, जो आपने मनोवृत्ति बनाई कि ये अच्छा ये बुरा है, ये किसने तय किया? ये तय किया आपको मिलने वाले दंड और पुरस्कार ने। क्लियर है? तो परिवार, मित्र मंडली, समाज के अनुभव, संदर्भ समूह, दंड और पुरस्कार, ये सब वो फैक्टर हैं, सब वो कारक हैं जो हमारी मनोवृत्ति को विकसित करते हैं, हमारा एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। कोई डाउट हो, कोई पूछ लीजिए। ठीक है, तो आपका और मेरा, हम सबका एटीट्यूड ऐसे ही डेवलप हुआ है, ऐसे ही मनोवृत्ति विकसित हुई है हमारी, समाज के अनुभवों से, हमारे माता पिता के संस्कारों से, ठीक है, हमारे मित्र मंडली से, और हमारे संदर्भ समूह से, हम किसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके अलावा हमें जो दंड और पुरस्कार दिए गए, उससे भी हमारी मनोवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले विकसित किससे होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है घर और परिवार की। क्यों? क्योंकि हम बहुत लंबा समय कहाँ गुजारते हैं? हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं बचपन में परिवार में रहकर। यही कारण है कि परिवार के सदस्यों की जो सोच होगी, वैसी वैसी हमारी सोच भी डेवलप हो जाती है। यही कारण है कि देखिए, कहते हैं ना, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने माता पिता में अपनी छवि दिखने लगती है कि हम भी ऐसे बड़े होकर ये बनेंगे। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति वैसी ही डेवलप हो रही है, उसी माहौल में रहते रहते वही मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो थोड़ा सा क्राइम वाला है, जो थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का परिवार है, तो उस बच्चे से अगर आप उम्मीद करें कि वो गांधी बनेगा, तो नहीं बन सकता। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि वो आसपास की मनोवृत्ति वैसे ही विकसित हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? घर और परिवार की। दूसरा, सामाजिक वातावरण कैसा मिला, सांस्कृतिक वातावरण कैसा मिला, इससे भी डिसाइड होता है आप किस समाज के, किस संस्था के हिस्से हैं। जैसे भारतीय संस्कृति की बात करें, तो भारत में, अगर उत्तर भारत में अगर आपका जन्म हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं आपके खान पान में शाकाहारी की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि उत्तर भारत की संस्कृति में, दक्षिण भारत में भी है, लेकिन ज्यादा उत्तर भारत में शाकाहारी भोजन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो हम किस संस्कार में, किस संस्कृति में पैदा हुए, ये भी डिसाइड करता है हमारी मनोवृत्ति को। यही कारण है कि संस्कृति बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है, देखिए, वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न संस्कृति को हम बड़े ही कैसे मानते हैं? उपेक्षित करते हैं उसको। हम अपनी संस्कृति पर एक ओवरलैप मानते हैं कि ये गलत है, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है।
और ऐसे ही पश्चिम के लोग हमारी संस्कृति को क्या मानते हैं, एक रहस्यवादी संस्कृति मानते हैं, एक उपेक्षित संस्कृति मानते हैं कि तुम बड़े बैकवर्ड हो, तुम बड़े पिछड़े हो। याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण निर्भर करता है किस पे, आपका सांस्कृतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है आपकी मनोवृत्ति। क्लियर है, याद रखिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है सूचना और संप्रेक्षण पर, कि आपको कौन सी सूचना दी जा रही है। याद रखिए, उस पर भी डिसाइड होता है आपकी एटीट्यूड कैसा डेवलप होगा। अगर आपको गलत सूचना दी जाए हमेशा, यही कारण है गलत सूचना अगर आपको मिलती रहे किसी व्यक्ति के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी विचार के विषय में, किसी समाज के, किसी धर्म के विषय में, तो आपकी मनोवृत्ति नेगेटिव हो जाएगी अगर गलत सूचना मिल रही है। अगर किसी व्यक्ति के विषय में आपको ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, किसी घटना के विषय में बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, किसी समुदाय के विषय में बड़ा चढ़ाकर बताया जाए और हमेशा अच्छा ही अच्छा बताया जाए, तो आपकी मनोवृत्ति भी उस विषय में क्या हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। तो इसका महत्वपूर्ण निर्भर करता है कि आपको सूचना कौन सी दी जा रही है, इससे भी आपकी मनोवृत्ति पैदा होती है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर एक सिस्टम होता है, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो आप जो वीडियो देखते हैं आपको उसी तरीके के वीडियो और आने लगते हैं, नोटिफिकेशन आने लगते हैं। याद रखिएगा, इससे आपकी मनोवृत्ति देखिए और नेगेटिव हो जाती है। अगर आप सरकार के पक्ष में कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको सरकार के पक्ष वाले ही वीडियो दिखेंगे। अगर आप सरकार के अगेंस्ट कोई वीडियो देख रहे हैं तो सरकार के नेगेटिव खबर वाले ही आपको वीडियो दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सूचना इसलिए वही सूचना बार बार दी जा रही है, उसी के प्रकार की सूचनाएं और दी जा रही हैं, इससे आप सरकार के प्रति और नेगेटिव हो जाते हैं या सरकार के प्रति प्रो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सूचना दी जा रही है, उस सूचना से आपकी मनोवृत्ति वैसी की वैसी बनती जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये भी कारण होता है। चौथा क्या होता है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ये मोटिवेशन आपको कैसा दिया रहा है और देने वाला कौन है, मोटिवेशन इस पर भी डिपेंड करता है। याद रखिए, आपकी मनोवृत्ति कैसी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई कोरोना फैला, कोरोना को लेकर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन करने के दौरान लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर नेगेटिव मनोवृत्ति थी, नकारात्मक मनोवृत्ति थी, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो चुका था कि नहीं नहीं हम नहीं लगवाएंगे, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने खुद लगवाया और उसका वीडियो शेयर किया गया और पूरा सब जगह फोटो छपी, तब जाके लोगों में विश्वास पैदा हुआ। यानी मोटिव करने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी डिसाइड करता है कि आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसके अलावा पूर्वाग्रह, ठीक है, पहले से ही आपको पूर्वाग्रह डेवलप कर दिए गए हैं। आप उस माहौल का हिस्सा नहीं थे, आपने वो समय नहीं जिया, आपने उस वक्त में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसकी सूचना दे देकर उसकी गलत फहमी पैदा करके आप में मन में एक पूर्वाग्रह पैदा कर दिए गए। इस कारण से उस धर्म के प्रति, उस जाति के प्रति, उस समुदाय के प्रति आपके मन में क्या पैदा हो गई, एक नकारात्मक मनोवृत्ति पैदा हो गई या सकारात्मक मनोवृत्ति पैदा हो गई। तो कभी कभी आपके दिमाग में जो पूर्वाग्रह विकसित किए जाते हैं, इस पूर्वाग्रह से भी हम उस व्यक्ति के बारे में, उस समुदाय के बारे में, धर्म के बारे में, विचार के बारे में क्या धारणा बना लेते हैं। ये धारणा जो बनती है, नजरिया जो बनता है, इसी को मनोवृत्ति कहते हैं। तो कभी कभी हमारा जो पूर्वाग्रह होते हैं किसी विषय के, उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारी, ठीक है, मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण होता है उद्दीपक पुनरावृत्ति। ये उद्दीपन क्या होता है, ठीक है, उद्दीपन होना, प्रकाश से हम कहते हैं स्टिमुलेट होना। इस प्रकार से समस्या क्या होती है, कभी कभी आपको मोटिव किया जाता है, बार बार उसी चीज पर टोका जाता है या उसी चीज को आपको ज्यादा प्रेरणा दी जाती है। इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्रेरणा नहीं है। जैसे आप आईपीएल मैच देख रहे हैं या वर्ल्ड कप देख रहे थे, तो बीच बीच में बार बार आपको म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। देखिए पिछले 5 या 6 वर्षों में इतने विज्ञापन आते हैं कि हर 3 विज्ञापन के बाद चौथा विज्ञापन म्यूचुअल फंड का होता है, जो आपको बार बार बताता है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। यही कारण है कि देखिए पिछले 3 वर्षों में अगर आपने कोरोना के बाद से अगर इकोनॉमी का अध्ययन किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे समझा हो, तो आपको समझ में आएगा कि बड़े पैमाने पर क्या हुआ। बड़े पैमाने पर देखिए हमारा सेंसेक्स क्या हुआ, रिकॉर्ड बना रहा है। क्यों बना रहा है? जितना म्यूचुअल फंड खरीदने लगे लोग, ज्यादातर म्यूचुअल फंड में निवेश करने लगे। क्यों? क्योंकि बार बार ऐड आने लगा, बार बार विज्ञापन आने लगा। इस विज्ञापन ने आपकी मनोवृत्ति को शेयर बाजार को लेकर और म्यूचुअल फंड को लेकर जो नकारात्मक मनोवृत्ति थी वो क्या कर दी, परिवर्तित कर दी और सकारात्मक मनोवृत्ति में तब्दील कर दिया। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी सेविंग्स शुरू करी म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड का में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और शेयर मार्केट आज देखिए 21,000 निफ्टी को पार कर गया। सेंसेक्स, ठीक है, 70,000 को आपके
साढ़े को पार कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि बार बार आपकी मनोवृत्ति को उद्दीपित किया गया। याद रखिए, ठीक है, इसे कहते हैं बार बार पुनरावृत्ति की, रिपीट किया गया उसी बात को, इससे भी आपकी मनोवृत्ति विकसित होती है। संदर्भ समूह की तो बात हमने करी ली कि जिस संदर्भ समूह में जिस समूह का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, हम उसकी आदतों को ग्रहण करने लगते हैं, इससे भी हमारी मनोवृत्ति बनती है। पुरस्कार दंड की बात भी हो गई, और व्यक्तिगत अनुभव की हमने बात की भी थी अभी कि भाई व्यक्ति किस परिस्थिति में पैदा हुआ है, किस परिस्थिति में पला बड़ा है, उसके जीवन के जो अनुभव होंगे उससे उसकी मनोवृत्ति विकसित होगी। ठीक है। तो ये है कुछ फैक्टर जिनके बारे में जानने का हमने प्रयास किया कि मनोवृत्ति क्या होती है और मनोवृत्ति कैसे विकसित होती है, मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन आसानी से क्यों नहीं हो पाता, और मनोवृत्ति में के निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं। इन सब बातों की चर्चा आज हमने इस क्लास में की है। कोई डाउट हो कोई पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न हो, कोई समझ में नहीं आया हो समझ में तो पूछ सकते हैं। ठीक है। बताइए, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। एक और महत्वपूर्ण बात होती है मनोवृत्ति के परिवर्तन। तो हमने कहा था कि मनोवृत्ति स्थायी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा, वो दो प्रकार का परिवर्तन पैदा होगा। एक होगा अनुकूल संगत परिवर्तन, दूसरा होगा प्रतिकूल या असंगत परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वर्तमान मनोवृत्ति अनुकूल दिशा में दी जाए, कोई बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता है या उसको पढ़ाई के प्रति एक प्रकार से नकारात्मक माहौल है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है, या गणित उसको कठिन विषय लगता है, गणित को लेकर उसकी, मैथमेटिक्स को लेकर उसकी जो सोच है या विचार जो है थोड़ा नेगेटिव है, अगर उसे अच्छी प्रेरणा दी जाए, अच्छा टीचर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, और अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, अच्छी किताबें उपलब्ध कराई जाएं, और उसकी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाने की कोशिश की जाए, तो हम क्या कहेंगे? थोड़ा अनुकूल किया आ रहा है, इसलिए उसका परिवर्तन कैसा होगा? उसे हम कहेंगे संगत परिवर्तन यानी अनुकूल परिवर्तन। दूसरा है प्रतिकूल परिवर्तन। एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल से बंक मार रहा है, और धीरे धीरे वो, ठीक है, स्कूल की आपके दीवार फांद के ऐसे समाज के एक ऐसे लोगों में जाकर बैठने लगता है, और धीरे धीरे नई नई संगति सीख लेता है, बुरी संगति सीख लेता है, तो हम क्या कहेंगे? उसकी मनोवृत्ति में क्या आ गया? उसकी मनोवृत्ति में एक प्रतिकूल परिवर्तन आ गया। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी हाल ही में फिल्म आई, उस फिल्म को देखने के बाद लोग ज्यादा हिंसात्मक हो गए। ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन उसको देखकर लोग हिंसात्मक हो गए, लोग क्राइम को जस्टिफाई करने लगे कि हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम तो क्राइम करेंगे। यानी इसका मतलब वो मनोवृत्ति कैसी हो रही है? उस फिल्म को देखने के बाद लोगों की प्रतिकूल परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अनुकूल नहीं आया, प्रतिकूल परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, देखिए इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कहेंगे मनोवृत्ति में परिवर्तन आया। लेकिन कैसा परिवर्तन आया? प्रतिकूल परिवर्तन आया। अगर आपने दंगल फिल्म देखी आमिर खान की, दंगल फिल्म में जो गीता फगोड और जो फगोड बहनें हैं, उनके पिता जो हैं, याद रखिएगा, ठीक है, उस फिल्म में एक प्रकार से क्या दिखाया गया? एक अनुकूल परिवर्तन कि महिलाओं के प्रति या महिला खिलाड़ियों के प्रति, ठीक है, लड़कियों के प्रति सोच में बदलाव आना चाहिए, इसकी बात हो रही है। और एक फिल्म में आपको क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसी परिवर्तन कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रतिकूल परिवर्तन। ठीक है। अब बात आती है मनोवृत्ति का महत्व क्या है, मनोवृत्ति क्यों जरूरी है आप और हमारा सबका। हाँ, क्वेश्चन है, पूछिए बेटा। चलिए, विवेक जी का क्वेश्चन है कि किसी घटना को देखकर मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध की मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तक ऐसा नहीं था कि उनकी मौत को लेकर पहले कोई विचार अलग थे, एक नया विचार आया था, तो मनोवृत्ति है ही कहाँ? उनकी मनोवृत्ति बनने दी नहीं थी शुद्धोधन, उनके पिता शुद्धोधन ने। उनको तो ऐसा रखा गया कि भाई एकदम बंद कमरे में महलों में रखा गया, तो उनकी मनोवृत्ति बनी नहीं पाई। अगर आपने कह रहे हैं कि वो 4 दृश्य देखे होंगे, वही कहानी बात हो रही होगी। ठीक है, वो इतिहास से पढ़ते हैं कि 4 दृश्य को देखा, सन्यासी को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, और एक आपके शव यात्रा को देखा। लेकिन वो उनके लिए पहली बार था सब कुछ देखने वाला, तो उनके प्रति एक मौत को, मृत्यु को लेकर या मोक्ष को लेकर उनकी कोई मनोवृत्ति थी नहीं, तो परिवर्तित कहां से हो जाएगी? ठीक है, क्लियर है?
तो किसी घटना को कारण अचानक से कोई घटना घटे हमारी एटीट्यूड चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। हाँ, हमारा पूर्वाग्रह चेंज हो सकते हैं, उस घटना को लेकर हमारा, किसी घटना को लेकर हमारे जो पूर्वाग्रह होंगे वो बदल सकते हैं, रूढ़ियां होंगी वो जल्दी बदल जाएंगी, लेकिन मनोवृत्ति आसानी से तिरातुरात नहीं हो जाएगी। ये घटना घटी, ये कोई दृश्य देखा और हमारी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाए। क्लियर है? तो ये है हमारा कुछ टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रही थी कि मनोवृत्ति क्या होता है। तो आज हमने किया है इस बात की चर्चा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कि मनोवृत्ति में क्या क्या पड़ा। तो पहले हमने देखा मनोवृत्ति है क्या, तो दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी आप मनोवृत्ति की बात करते हैं तो दिमाग में बैठाइए नजरिया, ठीक है, सो आपका दृष्टिकोण, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी मनोवृत्ति के तत्व क्या है। तीसरा हमने महत्वपूर्ण पढ़ा मनोवृत्ति के प्रकार क्या है, और प्रकारों में हमने दो मनोवृत्ति को विशेष तौर पर पढ़ा, नैतिक मनोवृत्ति और राजनीतिक मनोवृत्ति, जो हमारे मेंस में लिखने को आ चुके हैं। पांचवा हमने पढ़ा कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। छठवां हमने पढ़ा कि मनोवृत्ति में कि परिवर्तन क्यों नहीं आता इतनी आसानी से, क्या कारण है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन असफल हो जाता है। सातवां हमने महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा कि ऐसे कौन से कारक हैं जो मनोवृत्ति में परिवर्तन ला सकते हैं और ये हमारे निर्माण में भूमिका निभाते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि परिवर्तन किस तरीके से होता है, एक होता है संगत और एक होता है असंगत। ठीक है, हाँ अभिषेक जी, वर्तमान कारक क्या है, किस विषय में संदर्भ में पूछा आपने प्रश्न, पूरा क्वेश्चन पूछ लीजिए शायद प्लीज। हाँ अभिषेक जी, क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, पूरा क्वेश्चन लिख के पूछ लीजिए। वर्तमान कारक क्या है मनोवृत्ति में परिवर्तन का? ठीक है, चलिए, तो ये हमने कुछ टॉपिक को कवर किया मनोवृत्ति वाले विषय में। कल हम महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, सिलेबस में देखिए आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। कल का टॉपिक जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रबोध संप्रेक्षण के बारे में कि प्रबोधन संप्रेक्षण क्या होता है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक हम डेली कवर करते जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारा टॉपिक जल्दी कवर हो सके, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा, रट्टा नहीं मानना है, एथिक है ये, इसको समझना है, एक ही लाइन को समझ के पढ़ना है। इसलिए आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, परफेक्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।